ठीक है। तो हम लोग अगर किसी भी पार्टिकल को जितनी भी स्पीड से फेंकते हैं वापस ग्राउंड पे वो सेम स्पीड से गिरता है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पर भी ध्यान देना है। तो अगर इसको 20 की स्पीड से फेंका गया है, गिरते समय इसकी स्पीड वापस से 20 की तो होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन हमको पता है कि पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तुमको मैंने पहले बताया था कि कैसा बनना है। कैसा बनना है वेलोसिटी टाइम? स्ट्रेट लाइन बननी है, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव स्लोप। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कितना होता है? -g। तो हमेशा हमको नेगेटिव स्लोप वाली लाइन को बनाना है। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन मैंने तुमको पहले ही बताई कि 3 तरीके से बन सकता है, कि यहां से बना सकते हैं, दूसरा यहां से बना सकते हैं, और तीसरा यहां से। 3 पॉसिबिलिटी तुमको बताई थी, है ना? कौन सी पॉसिबिलिटी लेते हैं? अगर यहां पे हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये कब लेते हैं? जब ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये तब लेते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो डिपेंड करता है कि हमने ऊपर फेंका है, हमने ड्रॉप किया है, या हमने नीचे फेंका है। उसके हिसाब से इनमें से एक लाइन हमको सेलेक्ट करनी है। और हमने जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए? फर्स्ट ग्राफ होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं किसी भी केस में, बट इस पार्टिकुलर केस का जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट लाइन बनना चाहिए। और इस तरीके से आपको फर्स्ट लाइन यहां पे मिलती है। ठीक है, आपने उसको 20 की स्पीड से फेंका है, देखो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और जब वो ग्राउंड पे आके गिरा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? वेलोसिटी है, ध्यान रखना। अभी हम स्पीड का भी ग्राफ बनाना सीखेंगे, बट ये वेलोसिटी का ग्राफ है। तो जब हम वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऊपर फेंकते समय ये +20 था, नीचे गिरते समय ये -20। ठीक है, नोट करें। ठीक है, ओके। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या किया था कि पार्टिकल ग्राउंड से टकराता था, वापस बाउंस करता था सेम हाइट तक, फिर वापस टकराता था, और ऐसे बार बार रिपीट हो रहा था। वही चीज यहां पर भी हो सकती है कि पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके ग्राउंड से टकराया, लेकिन कोलिजन इलास्टिक होने के कारण वापस बाउंस करेगा, और इलास्टिक कोलिजन में सेम स्पीड से बाउंस करेगा, तो फिर से 20 से बाउंस करके फिर 20 से गिरेगा, फिर 20 से बाउंस करके फिर 20 से गिरेगा। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में याद है डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को बार बार रिपीट किया था, वैसे ही आप वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को भी बार बार रिपीट कर सकते हो। यही वाली लाइन बार बार बनाते जाएंगे तो वो हो जाएगा वो कोलिजन जिसमें बार बार वो सेम हाइट पर वो बाउंस कर रहा होगा। ठीक है,
तो लिखेंगे इस बात को, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। If the collision is elastic, if the collision is elastic and the particle bounces back to the same height, if the collision is elastic and the particle bounces back to the same height, again and again, the collision is elastic and the particle bounces back to the same height again and again, then draw its velocity time graph. Particle bounces back to the same height again and again, then draw the velocity time graph. जो ग्राफ पहली बार बनेगा वही फिर से रिपीट होगा, बट रिपीट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ये खत्म हुआ है यहां पर तो स्टार्ट होगा फिर यहां से, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम थोड़ी ना रिवर्स आ सकता है। यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम तो बीत चुका होगा ना, यहां से यहां तक कुछ टाइम तो बीत चुका होगा। तो अब जब आगे हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने का पॉइंट फिर से होगा यहां से, और फिर से वही पैरेलल लाइन बनेगी। जो लाइन पहले बनी थी फिर से वही बनेगी, क्योंकि वही मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यही ग्राफ बार बार आपको रिपीट करते जाना है। तो ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। समझ में आई बात? जैसे पैराबोला को हमने लास्ट क्लास में रिपीट किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम में, वैसे वेलोसिटी टाइम में ये लाइन बार बार रिपीट होती जाएगी। ड्रॉप किया जाता तब कहां से ग्राफ स्टार्ट करते? जीरो से, मतलब ये जो लाइन तुमने यहां से बनाई है वो एक्चुअली यहां से बनना शुरू करती, और वो लाइन मैं बना देता हूं, बट तुम्हें अभी नहीं बनाना। ये लाइन ऐसे बनती, ये पहली लाइन, लेकिन जहां पे ये खत्म होता दूसरा फिर ऊपर जाता और फिर से वही लाइन बनना स्टार्ट कर जाती। ठीक है? तो नहीं नहीं, सिर्फ पहली लाइन जीरो से बनेगी। मैं बता देता हूं अभी, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया है कब? जब हमने उसको ग्राउंड से फेंका है, हमने ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड पे गिरा है, बार बार वो रिपीट होता जा रहा है। ग्राउंड से फेंका है, ग्राउंड में गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो उसका ग्राफ ये हो गया। लेकिन अगर मान लो ग्राफ बनाने को कहता कि जब यहां से ड्रॉप किया गया, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ पहला पार्ट नीचे आएगा, बाकी तो फिर वही रिपीट होने लगेगा। समझ में आ रही बात? अगर हम उसको यहां से ड्रॉप करेंगे तो पहले वो नीचे आएगा, बाद में क्या यही मोशन बार बार रिपीट होता रहेगा, ऊपर जाके नीचे आना, ऊपर जाके नीचे आना। तो सिर्फ कहां चेंज आया? अगर हमने उसको यहां से ड्रॉप किया होगा
तो फिर हम लोग स्टार्टिंग को 20 से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? 0 से करेंगे। और लेकिन बार बार फिर से वो लाइन बनना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि वो मोशन बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम पार्टिकल को ड्रॉप करते, यहां पे ड्रॉप करते, तो ये गिरता, गिर के रिबाउंड करता, रिबाउंड करके फिर आता, फिर रिबाउंड करता, फिर रिबाउंड करके फिर आता। तो देखो, हमने अभी जो ग्राफ बनाया उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, यहां से गया, ऊपर नीचे आया, फिर नीचे आया। लेकिन अगर ड्रॉप करते तो सेम ग्राफ बनता जैसे अभी बनाया है, लेकिन पहला वाला पार्ट ऐसा रहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती? 0। बाद में फिर से वो ग्राफ वही रिपीट होता रहता, वही लाइन, फिर से वही लाइन, वो बार बार रिपीट होता रहता। लेकिन पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन से आता, क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया होता। ठीक है। अब जरा सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को अगर हम बना चुके हैं, तो इससे हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से स्पीड टाइम का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में एक बात बस ध्यान रखनी है कि अगर ये ग्राफ मान लो इस तरीके से जाके ऐसे आया है, और अब इससे तुम्हें बनाना है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ठीक है। तो जो पोर्शन राइज कर रहा है, जो पोर्शन ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, वो वैसे ही बना देना है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है। या इसको थोड़ा सा और बेहतर ऐसे बना लेते हैं। लेकिन जो पोर्शन डिक्रीज कर रहा है, तुम्हें क्या करना है, उसी पोर्शन को उसकी इमेज लेके ऊपर बना देना है। मतलब जैसे ये नीचे गिरा है, वैसे ही ये डिस्टेंस टाइम में ऊपर चला जाएगा। तो जो पोर्शन ऊपर जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही बना देंगे। लेकिन जो नीचे गिरा है उसको तुम जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर की तरफ उसको उठा दोगे। समझ में आई बात? हो सकता है कि फिर से ये ऊपर गया होता तो तुम फिर से इसको ऊपर बना देते हैं, ये ऊपर चला जाता। और अगर ये फिर से गिरा होता तो फिर से तुम उसको ऊपर उठा देते, ऊपर उठ जाता। तो डिस्टेंस टाइम जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट नीचे गिरा उसको तुम्हें सिर्फ ऊपर की तरफ उठा देना है। समझ में आई ये बात? हाँ। 1 2, ये 3 वाला पार्ट है, ये 3 बना दिया मैंने। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है, ये वाला, फिर ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को हम लोग 4 पार्ट्स में लिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसके भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। 2 वाला पार्ट रिवर्स हो गया, 4 वाला पार्ट रिवर्स हो गया। जैसे ही नीचे आया वो वाला पार्ट रिवर्स करके ऊपर कर देना। समझ में आई ये बात? नोट करें।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम जाने का सिंपल तरीका है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। आप 5 मीटर आगे जाएंगे और फिर 5 मीटर पीछे आएंगे तो डिस्टेंस को हमेशा ऐड होना पड़ेगा, 5 + 5। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ये देखना है कि डायरेक्शन किधर है। अगर तुम आगे जा रहे हो तो जुड़ता जाएगा, पीछे आओगे तो घटता जाएगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नीचे नहीं आएगा, डिस्टेंस हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम में पहुंचने का तरीका। नोट कर लिया सबने? ठीक है। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम पहुंचने का तरीका। ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम का। अगर ग्राफ दिया है और इसको चेंज करके हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है कि ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है। वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, स्पीड भी डिक्रीज हो सकती है। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता था, डिस्टेंस बढ़ता था, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो सकती है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। तो वेलोसिटी ग्राफ टाइम के ग्राफ से अगर स्पीड और टाइम के ग्राफ में हमें पहुंचना है तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। मतलब ग्राफ कैसा बनाते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये भी इधर जाएगा और ये भी वापस। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया क्योंकि अभी तक वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव कर देता है, जैसे मान लो इसके बाद ये ग्राफ जो है वो ऐसे चला जाता है, तो जैसे ही ये ग्राफ इसने नेगेटिव किया, ये सेम पार्ट आपको बस पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है। जैसा ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना है वही सेम पार्ट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है। अगर यहां से लेट्स से कि ये वेलोसिटी ऐसे चला जाता है तो आपको भी उसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है। फिर ये हो सकता है कि इस तरीके से चला जाए, तो तुम क्या करोगे अब? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? हाँ, तो यहां पर तुम्हें इस वाले पार्ट को देखना है जो यहां से यहां तक। समझना, तुम्हें करना क्या है, जब तक ये उसके नीचे है, जब तक ये उसके नीचे है, इसी को पलट देना है ऊपर की तरफ। जब तक वो नीचे है उसको पलट देना ऊपर की तरफ। मतलब अगर मैं बताऊं तुम्हें, जैसे ये है, क्या इसको ऊपर की तरफ ऐसे पलट सकते हैं? मिरर इमेज देखना है तुम्हें। फिर ये ऐसा हो गया, हाँ, ये ऐसा गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा हो गया, ये ऊपर गया, तो ये मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहा है। ये मिरर है, बीच जो शीशा लगा है, जैसे नीचे वैसे ऊपर, दोनों मिरर इमेज होने चाहिए। इसका मतलब कि यहां पे क्या होगा, ये नीचे आएगा। समझ में आई बात? और एक बार ये पॉजिटिव में चला गया, तब तब जो ये करेगा वही उसको करना है। पॉजिटिव में पहुंचा, जो वो कर रहा है ये करेगा। बस नेगेटिव वाले पोर्शन को उल्टा कर देना है। ठीक है। तो जो भी पार्ट तुमको नेगेटिव में नीचे दिख रहा है, उस वही नेगेटिव वाले पार्ट को ऊपर कर देना है मिरर इमेज बना के। बाकी ऊपर वाला पार्ट जैसा था उसको वैसे ही रखना है।
ठीक है, क्लियर है। वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिस्टेंस टाइम। ठीक है, दोनों समझ में आ गए ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करोगे। Particle is dropped from this certain height. Particle is dropped from this certain height. And it makes the collision with the ground. And it makes the collision with the ground multiple times. It makes the collision with the ground multiple times. Draw displacement time. Draw displacement time, velocity time, distance time, speed time. If पहला पार्ट है displacement time, velocity time, distance time, speed time. If first part है collision is elastic, first part है collision is elastic, और second part है collision is inelastic. पहला पार्ट है कोलिजन इज इलास्टिक, दूसरा पार्ट है कोलिजन इज इनइलास्टिक। दोनों में अंतर क्या है इलास्टिक और इनइलास्टिक में? इलास्टिक में बार बार वो सेम हाइट पे जाता रहेगा, इनइलास्टिक में उसकी हाइट कम होती रहेगी। पहले 20 मीटर गया, फिर 18 गया, फिर 16 गया, ऐसे कम होता रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ बना लिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ पहले ही बना लिया है। अब उन ग्राफ की मदद से आपको डिस्टेंस और स्पीड का ग्राफ बनाना है।
डिस्प्लेसमेंट टाइम पैराबोला बनेगा, स्टार्ट कहां से होगा? क्या कहा गया है कि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि ग्राफ स्टार्ट करेगा यहां से। क्यों करेगा? क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, ड्रॉप किया गया है। वो यहां से तो तब स्टार्ट करता था जब हम उसको ऊपर फेंकते थे, लेकिन अगर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्राफ अपने हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिर ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ को अपने हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कराना है। क्यों? फिर से समझना, क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर हम उसको ग्राउंड से फेंकते तो फिर वो नीचे से ही स्टार्ट होता, लेकिन ड्रॉप किया है तो हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे होगा? अभी कुछ देर पहले उसका भी बताया था। ड्रॉप किया है तो क्या यहां पे लाइन ऐसे बननी चाहिए और उसके बाद बार बार आपको यही रिपीट करता रहना है, लेकिन अब जब रिपीट होगा तो हाईएस्ट पॉइंट से होगा। ठीक है, फिर ये इस तरह से रिपीट। मतलब सेम स्लोप का बनना चाहिए। तो पहला ग्राफ ऐसा बनाएंगे, दूसरा इस तरीके का, तीसरा इस तरीके का। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले ये दोनों ग्राफ बनाए थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम का लास्ट क्लास में बनाया था, मैंने बताया था कैसे बनना है। इसमें हमको बनाना था इन्वर्टेड पैराबोला, लेकिन स्टार्ट करता है हाईएस्ट पॉइंट्स। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम स्टार्ट करता है यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम लोग इन ग्राफ को बनाते समय इस बात को मान रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, यही मान के तो कर रहे हैं। अगर उसका उल्टा होता तो ये ग्राफ जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ जाता। ठीक है, और ये जैसा दिख रहा है इसी का उल्टा बनता, मतलब जो नीचे है ऊपर होता, जो ऊपर है वो नीचे। मतलब आपको ये देखना है कि हम लोग एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर उल्टा साइन कन्वेंशन फॉलो कर ले। हम लोग मान रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हम ये ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो जो तुम्हें लाइन नीचे दिख रही है वही ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर दिख रही है। मतलब फिर उस केस में क्या होगा, ये ऐसे बनेगा और जो लाइन नीचे आ रही है फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ राइज करती रहेगी। समझ में आया? तो हम लोग एक केस पढ़ रहे हैं जिसमें डाउनवर्ड नेगेटिव है। डीपीपी में एक प्रॉब्लम है जिसमें डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके उसने ग्राफ बनाया। डिस्टेंस टाइम में क्या करना है? जो पोर्शन डिक्रीज हुआ है वो तो वैसे ही रख देना है, लेकिन सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जो पोर्शन डिक्रीज हुआ है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ बना दें। क्या किया हमने, उसकी मिरर इमेज ले ली। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को एक काम करता हूं, कई पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट डिक्रीज करने वाले हैं वो डिक्रीज नहीं करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। तो 1 से 2 वाला जो पार्ट, सॉरी 1 वाला जो पार्ट है वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए बल्कि इंक्रीज करना चाहिए। और 2 वाला पार्ट क्या पहले से इंक्रीज ही कर रहा है? तो 2 वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है तो 2 को इंक्रीज ही कराना है, लेकिन वहीं से कराना है जहां पे 1 खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम नीचे आ जाओगे, जहां 1 खत्म हुआ है वहीं से 2 स्टार्ट होगा। लेकिन 2 अगर इंक्रीज किया था तो 2 को इंक्रीज ही कराना है। 2 इंक्रीज कर गया। अब 3 क्या करा है, डिक्रीज किया है, लेकिन 3 को डिक्रीज नहीं करने देना है, 3 को फिर से इंक्रीज कराना है, तो फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, ये 3 हो गया। 4 इंक्रीज किया है, लेकिन 4 इंक्रीज तो किया है, लेकिन जहां पे 3 खत्म होगा वहीं से 4, ये 4 हो गया। इस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ राइज करता जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। 1 से 2, 2 से 3, फिर 3, 4, 5। तो जो भी ग्राफ ऊपर जा रहे हैं वो ऐसे ही है, लेकिन जो भी नीचे आने वाला पोर्शन है उसी को आपको रिवर्स करना होता है। ठीक है,
स्पीड टाइम कैसा बनेगा? जो नीचे गया उसका मिरर ले लेना है इमेज, और अगर इसकी मिरर इमेज ली जाए जो नीचे गया है, क्या इसकी मिरर इमेज ऐसे बन जानी चाहिए? ठीक है, ये 1 वाले पार्ट। 2 वाले पार्ट क्या ऑलरेडी ऊपर है? जो पार्ट ऊपर है वो जैसा है वैसा बना दो। 2 वाला पार्ट ऊपर है, वो जैसा है वैसा बना दो। 2 को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही बना देंगे। ठीक, तो 1 वाले पार्ट में दिक्कत थी, तो 1 वाले पार्ट को हमने चेंज किया। 2 वाला पार्ट पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगा, ये 3 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्या करना होगा उसका? मिरर इमेज। फिर से इसकी मिरर इमेज ऊपर चली गई, मिरर इमेज ऊपर चली गई। 4th वाला पार्ट यहां पर है, 4th वाले पार्ट में क्या चेंज होगा? नहीं, जैसा है वैसा ही। ठीक है, और 5th वाला पार्ट फिर से ऊपर चला जाएगा। दूसरे केस का ग्राफ बनाओ, जब कोलिजन इन इलास्टिक है तब कैसे ग्राफ बनेगा? ठीक है, तो इस केस में क्या था? कोलिजन इलास्टिक था, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ? बार बार वो सेम हाइट तक आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन कोलिजन अगर इनइलास्टिक होगा तो उतनी हाइट तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि ये पैराबोला का साइज कम होता जाएगा। अकॉर्डिंगली उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, फिर यहां पर भी क्या होगा कि जितनी वेलोसिटी से वो गिरा था, मान लो गिरते समय इसकी वेलोसिटी थी, ग्राउंड में टकराते समय इसकी वेलोसिटी थी -20 की, तो यहां पर वो रिबाउंड भी किया है +20 से, फिर वो गिरा है -20 से, फिर +20 से, तो बार बार -20 +20 के बीच में वो जंप कर रहा था। लेकिन अगर कोलिजन इनइलास्टिक होगा तो गिरेगा तो वो 20 से, लेकिन जब रिबाउंड करेगा तो 20 से कम से करेगा, क्योंकि 20 से ही करता तो वापस सेम हाइट पे पहुंच जाता। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा? ये ग्राफ में यहां तक -20 है, लेकिन ये 20 से नहीं बल्कि थोड़े से कम से स्टार्ट करेगा, और ये ग्राफ का जो साइज है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बना के बताता हूं। हो गया? ठीक है, तो देखो कैसे बनने वाला है वेलोसिटी टाइम। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में आपको बस ये करना है कि जो पैराबोला का साइज है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से कम होता जाएगा। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है उसके ग्राफ को देखोगे
अगर ये ग्राफ यहां पर पहुंचा है -20 में, खाली समझने के लिए मैं फिगर्स बता रहा हूं, 20 हो 40 हो जो भी हो, अगर ये -20 पे गिरा है तो उसके बाद जब ये वापस रिबाउंड होगा तो हो सकता है सिर्फ 18 से हो। और ग्राफ यहां पे बात करेंगे तो 18 से स्टार्ट करेगा और 18 से स्टार्ट करके ये जाएगा कहां तक, -18 तक। 18 से स्टार्ट करके -18 तक जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके -20 पहुंचा, -20 से टकराया लेकिन रिबाउंड करेगा 18 से। जितने से रिबाउंड करेगा गिरेगा उतने से, तो -18 से गिरा, लेकिन उसका लॉस कब होता है, जब वो ग्राउंड से टकराता है तब उसकी एनर्जी का लॉस होता है। तो जब ग्राउंड पे टकराया था -20 से, एनर्जी का लॉस हुआ, 18 से उछलता है। ठीक है, 18 से रिबाउंड करता है, लेकिन जब 18 से उछल गया तो वापस गिरेगा तो 18 से, लेकिन जब फिर से रिबाउंड करेगा तो फिर से उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। अब ये ग्राफ जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, फिर ये ग्राफ और छोटा हो जाएगा। तो देखो ग्राफ का शेप वही दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन बार बार उसका जो साइज है वो स्मॉल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफ देख रहे होगे धीरे धीरे उसका साइज डिक्रीज हो रहा है। ये जितना भी साइज स्टार्टिंग में था उसका साइज टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या लोगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे तो यही ग्राफ जो है वो तुमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव वे में। और यही ग्राफ जो तुमको अभी ऐसा दिख रहा है वो ग्राफ कैसा दिखने लगेगा, अगर ए पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो नीचे गया है ऊपर चला जाएगा और फिर ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये कब बना रहे हैं, जब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा तो यही ग्राफ पॉजिटिव स्लोप का बनना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 99.9% चांस है एग्जाम में नेगेटिव ही लेगा, कुछ नहीं बोला है तो नेगेटिव ही लेना है। तो अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो ऐसा बन रहा होगा, पॉजिटिव लेंगे तो यही ग्राफ जो नेगेटिव स्लोप के हैं वही पॉजिटिव स्लोप की लाइंस बन जाएंगे। ठीक है, जो ग्राफ ऊपर बन रहा है वो ग्राफ नीचे बन जाएगा। तो ये तब बनाएंगे जब एक्सेस 0 से बड़ा है, ये तब बनाएंगे जब एक्सेस 0 से छोटा है। सॉरी, उल्टा बना दिया। ये तब बनाएंगे जब एक्सेलरेशन 0 से कम है और ये जब एक्सेलरेशन 0 से ज्यादा है। ठीक है, अब बच जाता है डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनाओगे, डिस्टेंस टाइम में क्या वही चीज बात में ध्यान रखनी है कि जो पोर्शन डिक्रीज हुआ है वो डिक्रीज नहीं होने देना है, उसको इंक्रीज कराना है। तो जो पोर्शन डिक्रीज हुआ है वो इंक्रीज कर गया ऐसे। ठीक है, जो पोर्शन इंक्रीज किया है उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही चला जाएगा। फिर ऐसे, मतलब अगर देखा जाए तो वैसे ही ग्राफ बन रहा है, बट क्या हो रहा है, जो पैराबोला के जो साइज है वो लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो डिक्रीज करता जाएगा, अदरवाइज बनेगा वो उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था। ठीक है, और लास्ट ग्राफ बनाना है स्पीड टाइम का। तो स्पीड टाइम का बनाओ, बनाए किसी का स्पीड टाइम, कैसा बना है दिखाओ, वहीं से कॉपी से दिखाओ। कहाँ है, नहीं इस गलत है, गलत है। गलत है, हाँ बताओ। अब उतनी दूर की नजर भी तेज नहीं है मेरी आज।
इसमें थोड़ी गलती है। क्या गलती है सोचो। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि तुम लोगों ने गलती क्या करी है वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम में जाने में। जो पोर्शन नीचे गया है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो स्पीड टाइम में क्या बनाना होगा इसको ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड टाइम बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तुम अलग ग्राफ में बनाओगे, इसमें नहीं बनाओगे, ये ऐसा बनेगा। ठीक, उसके बाद ये जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे ही आएगा और ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ये टच नहीं होगा। तूने बनाया था ऐसा, ठीक है। ये आपस में जुड़ेगा नहीं, देखो ये यहां पे खत्म होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां खत्म, यहां से स्टार्ट, बनना वही वी है, बनना वही वी है, लेकिन ये जो वी बन रहे होंगे ये लगातार अपने साइज को डिक्रीज कराते जाए। समझ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये बताओ कि ये चलो ये पहुंचा है 20 में, तो ये 20 तक तो बना दिया तुमने, लेकिन ये 18 से स्टार्ट हुआ है तो 18 तक ही तो जाएगा। ये 18 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, तो 18 तक ही तो जाएगा। इसको तुम 20 से थोड़ी ना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं समझ में है ना? तो यहां पर आपको वी के ग्राफ मिलेंगे, लेकिन वी का ग्राफ लगातार अपने साइज को डिक्रीज करेगा। फिर ये वी मिलेगा, फिर ये ऐसा वी मिलेगा, इसका लगातार साइज डिक्रीज होता जाएगा। और तुम्हें ये सारे ग्राफ याद कर लेने हैं, क्योंकि कोई भी केस मोशन अंडर ग्रेविटी में आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई ग्राफ आपको दे सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको सारे ग्राफ अगर पता होंगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ देख के याद आ जाएगा, अच्छा इस केस में ग्राफ ऐसा बनता है, और आपको उसको तुरंत आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ का पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब जहां पे एक्सेलरेशन है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन वो तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो इक्वेशंस भी यहां पे काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो यहां पर हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया है तो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है डेल्टा एक्स का, और इसने टाइम लगाया है डेल्टा टी का, तो हम ये कहते हैं कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर है। क्या वो इन दो पॉइंट के बीच में अपनी वेलोसिटी को बदलता हुआ गया होगा? ऑब्वियसली कोई जरूरी थोड़ा ना कि यहां से यहां तक सेम वेलोसिटी से गया होगा। वो ए से भी गया है
लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और एवरेज हम तभी निकालते हैं जब कोई चीज बदलती है। तो ए से बी पर वो उसकी वेलोसिटी बदल रही थी, तो हमसे पूछा गया कि एवरेज कितना है। तो हमने कहा कि एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करो, एवरेज आ गया। ठीक, ये एवरेज है। तो हमें जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड किया, लेकिन अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है? हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी समय की वेलोसिटी। ए से बी जब वो जा रहा था तो हर समय उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। तो किसी भी समय पर उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं किसी समय पर, और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं एक टाइम इंटरवल पे। तो हमें जब भी एवरेज चाहिए होगा तो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है एक टाइम इंटरवल पे। एक टाइम का इंटरवल बता देगा और कहेगा कि उसके बीच का एवरेज बताओ क्या है। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो ये होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एंड एट एनी इंस्टेंट का मतलब इस समय, या जब टाइम 5 सेकेंड था उस समय, या टाइम 10 सेकेंड था उस समय। और एवरेज निकालते हैं 4 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में उसका एवरेज क्या है। तो एवरेज एक इंटरवल में निकाला जाता है, इसके इसके बीच का एवरेज, और इंस्टेंटेनियस किसी समय का निकाला जाता है कि इस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लोग क्या करने वाले हैं एवरेज ही कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज। लेकिन मान लो ये टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। बहुत छोटा का मतलब 0.00000001 सेकेंड। तो जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या ये दोनों पॉइंट्स लगभग एक ही बन जाएंगे? खुद सोचो, अगर टाइम इंटरवल बड़ा है, ए अलग है बी अलग है, क्योंकि उसमें उसने एक दूरी ट्रैवल कर ली। लेकिन अगर तुम स्कूटर चला रहे हो और मैंने कहा कि तुम 0.00001 सेकेंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट लो, तो इतने छोटे इंटरवल में ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये बहुत छोटा होगा, उसको dx लिखा जाएगा। डेल्टा एक्स का मतलब बड़ा चेंज हो गया है, dx का मतलब छोटा चेंज हुआ है। और इसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? dt। तो जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो हम लिख देते हैं dx बाई dt। है वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कब निकालते हैं? जब बड़ा इंटरवल होता है। तो बड़े इंटरवल में यहां से यहां तक वो वेलोसिटी बदलता गया था, तो जब बदलता गया था तो एवरेज निकल के आता है। लेकिन अगर यही इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो बहुत छोटे से इंटरवल का जब एवरेज निकालोगे तो वो इंस्टेंटेनियस ही बन जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज आया ही नहीं होगा। भाई वेलोसिटी को चेंज करने में समय चाहिए ना। अगर तुम स्कूटर चला रहे हो और मैं तुमसे कहता हूं कि अभी से लेकर अगले 0.00001 सेकेंड में तुम्हारी वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आया? तुम कहोगे नहीं, इतने छोटे से इंटरवल में कोई चेंज नहीं आया। तो मेरा सवाल होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो तुम्हारी वेलोसिटी थी कितनी? तो तुम कहोगे इतने छोटे इंटरवल में बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल कर पाया हूं, इतना टाइम मुझे लगा है, डीएक्स को डीटी से डिवाइड कर दो, वही मेरी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना है, और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। डिफरेंस क्लियर है? एवरेज कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। एवरेज हम पहले सीख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस के बारे में अभी सीखते हैं। ठीक है,
नोट कर लिया सबने? तो मेरे ख्याल से आप डिफरेंशिएशन आता होगा सबको। कितने लोगों को नहीं आता है डिफरेंशिएशन? हाथ उठा रहे तो उठा लो। नहीं आता है? अच्छा, कितने लोगों को नहीं आता है? किसको इसको नहीं आता है? तुम्हें नहीं आता है डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो तुम्हें मैंने पढ़ाया तो है ना शायद। तुम वीडियो लेक्चर देख लो, ठीक है? चैनल में अपलोडेड है, और अभी जो रिसेंटली मैंने पढ़ाया है उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? उसको भी जाके देख लो, क्योंकि सिंपल रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब देखो क्या चीजें याद रखनी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस, ठीक है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर है, डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है। अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और उसी का उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, ठीक है? तो हमें अगर उल्टा वापस आना है तो हमें इंटीग्रेशन से आना है। मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? x से v निकलवा सकता है, v से a निकलवा सकता है, a से v निकलवा सकता है, और v से वापस x निकलवा सकता है। तो यही चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पहले यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कब करना है और हमको इंटीग्रेट कब करना है, ठीक है? तो हमको यह पता है कि वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी टी, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई डी टी। सबसे बेसिक फॉर्मूले हो गए v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन में हम लोग बाद में आएंगे, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया dv बाई डी टी, ठीक है? एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें बता देता हूं अभी, इसको यूज कैसे करना है वो भी समझा जाएगा। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है v dv बाई डी एक्स, ठीक है? अब देखो दोनों में अंतर देखो, ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। हम एक्सेलरेशन तभी निकाल सकते हैं जब हमको वेलोसिटी पता होगी। तो वेलोसिटी को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी अगर टाइम के टर्म में नहीं दी होगी तो हमें डिस्प्लेसमेंट के संग डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना पड़ेगा। अभी ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, अभी समझ में आएगा, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। बट अभी ये तीन फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, वेलोसिटी को कैसे निकालना है और एक्सेलरेशन को कैसे निकालना है, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है टाइम के टर्म में, ठीक है? 3t³ प्लस 4t² प्लस 2t। देन फाइंड पूछता है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है? हमें इस इंटरवल पे उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी बताने में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना होता है, इंस्टेंटेनियस बताने में डिफरेंशिएट करना होता है। एवरेज बताने के लिए हमको यूज करना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक? तो कैसे करेंगे इसको? t को 0 पुट करके x निकालोगे, t को 4 पुट करके x निकालोगे, दोनों x का डिफरेंस डेल्टा x, दोनों टाइम का डिफरेंस डेल्टा t, वहां से एवरेज निकालोगे। करो कैलकुलेट।
जब आप टाइम को 0 पुट करेंगे तो जो x है वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और जब टाइम को हम लोग 4 पुट करेंगे तो यहां पे टाइम को 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आता है सबको ऐड करके? 266, 264, है ना? ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली एवरेज वेलोसिटी निकालने का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम बताएगा, तो उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको x निकालना है। t को 0 पुट करके x निकालना है, t को 4 पुट करके x निकालना है, और फिर ये कहना है कि एवरेज वेलोसिटी होगी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इस तरीके से हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं तो 264 माइनस 0, और टाइम को माइनस करते हैं तो 4 माइनस 0, 66 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो एवरेज निकालने में हमको सिंपली टाइम के डिफरेंस से डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकालना है। ये हो गया एवरेज। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें तुम्हें निकालना है, सेकेंड में इधर लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस velocity at t is equal to 1 and t is equal to 2। 1 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी है और 2 पर क्या? नाइनटीन, ठीक है। आया आंसर? आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे ही पूछा इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट कर देना है। 3t³ 4t² 2t, तो x की वैल्यू हमको दी हुई है 3t³ प्लस 4t² प्लस 2t। वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा 9t² प्लस 8t प्लस 2। ये वेलोसिटी आ गई। पूछता है वेलोसिटी कितनी है जब टाइम 1 सेकेंड है, तो टाइम को 1 पुट कर दो, तो 9 1 का स्क्वायर 8 1 प्लस 2 कितना आता है ये? 19 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछता है वेलोसिटी बताओ जब टाइम 2 है, तो अगेन टाइम को 2 पुट कर दो, टाइम को 2 पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 9 2 का स्क्वायर प्लस 8 2 टाइम प्लस 2 कितना है? 20 54 84 या 54? 54। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है उसका जो स्पीड है वो बदलती जा रही है, ठीक है। टाइम के बदलने से उसकी स्पीड जो है वो बदलती जा रही है। ये इंस्टेंटेनियस है, किसी भी समय पर पूछता है डिफरेंशिएट करना है, एवरेज पूछता है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से निकालना, ठीक है। सो
निकालना क्या है हमें? dx अपॉन dt निकालना है। लेकिन तुम देख रहे हो कि भाई x रूट के अंदर है, तो उसको थोड़ा सिंपल कर लो ना पहले। तो पहले हमें क्या करते हैं, हमें रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√x का होल स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया t की पावर 4 और ये बन गया 16x। अब क्योंकि मुझे x को अकेले रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि मुझे dx अपॉन dt चाहिए। तो हमें dx अपॉन dt चाहिए, तो x अकेला रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे, जिससे dx अपॉन dt को निकालना पॉसिबल हो। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या 1/16 तो वैसे ही रहेगा। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4t³। तो कितना आ गया, t की पावर 3/4, यही आ गया। ये वेलोसिटी आ गई। कब पूछा है वेलोसिटी? टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, 1/4। ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दिया है तो कोई बात नहीं, आप x को अकेला रखें, बाकी सबको दूसरे साइड पे रखें और फिर dx अपॉन dt निकालें। नोट किया सबने? तो करो। बताना है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ है तो क्या वेलोसिटी होगी उसकी। यहाँ पे एक ही जगह मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, मान लो 9 लिखा हुआ है। तो देखो, इस क्वेश्चन में मैं बेसिकली एक बात तो मैं सिखाना चाह रहा हूं। हमेशा हमें dx अपॉन dt निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम मान लो किसी क्वेश्चन में dt/dx भी निकाल पाए, तभी भी हमको वेलोसिटी मिल जाएगी 1/v। क्योंकि dx अपॉन dt v होता है, तो dt/dx या 1/v हो जाएगा। तो हमें किसी क्वेश्चन में अगर dt/dx निकालना आसान है, अगर किसी क्वेश्चन में dt/dx निकालना आसान है, तो हम x को निकालने नहीं बैठेंगे, हम सीधे dt/dx निकाल लेंगे। और यहां पे अगर मैं पूछूं कि dt/dx निकालो, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। चेन रूल के हिसाब से क्या होता है, पावर बाहर आ जाएगी, जो भी पावर थी वो 1 से घट जाएगी, तो पावर 1/2 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं लास्ट में, इसके अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना आएगा 2x। ये क्या हो गया dt/dx 1/v। 1/v इज इक्वल टू 3/2, टू कैंसिल हो गया है, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 9 की पावर 1/2 इंटू एक्स। पुट कर दो x को 1, वेलोसिटी आ जाएगी।
समझ में आया? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको यह समझना है कि हमें हमेशा dx अपॉन dt निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हमको टाइम x के टर्म में दिया है तो हम dt बाई dx भी निकाल सकते हैं। अगर हमको x की वैल्यू दी होती 60 स्क्वायर प्लस 70 ऐसे, तो हमें x अगर t में दिया होता तो हम क्या निकालते? dx बाई dt। बट यहां पे tx के टर्म में दिया है तो हम dt बाई dx भी निकाल सकते हैं। आप रिवर्स प्रोसेस के लिए भी रेडी रहें कि dt बाई dx निकाल के भी आंसर आ सकता है। हाँ, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आ जाती है, पावर 1 से घट जाती है, और जो भी ब्रैकेट में होता है उसको डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। यहां से हमको मिल जाता है 1 बाई वी इज इक्वल टू, एक्स को कहा है 1 पुट करने को, एक्स को कहा है 1 पुट करने को, पुट कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 3 रूट 10, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 3 रूट 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल तुमको नहीं करवाया, एक ही करवाया स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहां पे एक्स टी के टर्म में दिया था, डिफरेंशिएट के आंसर आ गया। भाई वो तो सभी कर लेंगे, dx अपॉन dt निकाल के आंसर निकाल लेंगे, बट फंसते कहां पर है? जब कहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। तो क्या कर सकता है उस क्वेश्चन में, वही बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू, वैसे लास्ट वाले को मैंने दिया था, उसमें हमने x को t के टर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आसान था। यहां पे x को t के टर्म में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा, तो हम कन्वर्ट करेंगे ही नहीं, हम सीधे सीधे dt बाई dx निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हाँ उसके लिए डिफरेंशिएशन आपको आना जरूरी है। अगर कोई किसी को भी दिक्कत है, आप वीडियो लेक्चर जाके देख लें, उसमें डिफरेंशिएशन के सारे रूल बताए गए हैं। 2 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, उन 2 क्लासेस से आप सीख लें फिर से अगर किसी को दिक्कत है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कुछ नीट के क्वेश्चंस और आईआईटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आए होंगे। अभी हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, उल्टा जाने का, इंटीग्रेशन का पार्ट भी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।